हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हम द्रव जल की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। तो द्रव जल की संरचना के लिए हम शुरू करते हैं बर्फ़ की संरचना से। बर्फ़ में आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। और बर्फ़ जब यानी सॉलिड स्टेट में जब होता है पानी, तो उसमें एक अणु के चारों ओर 4 अणु विद्यमान रहते हैं। यानी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर के एक मॉलिक्यूल के आसपास 4 दूसरे अणु जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल के एक परमाणु की बात करें, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम को हम लेकर चलें, तो बर्फ़ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 4 दूसरे ऑक्सीजन एटम से घिरा रहता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना में। और ऐसी स्थिति में दो ऑक्सीजन एटम के बीच की दूरी 2.76 एंगस्ट्रॉम होती है। और ऑक्सीजन जो है ये आपको मालूम है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं पानी में। अब जब इनको हम गर्म करें, बर्फ़ को जब गर्म किया जाता है तब क्या होता है, किस तरह के चेंजेस उसमें आते हैं। तो जल में जैसे जैसे हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो उसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो टूटने लगता है। आसपास से और जल के अणु उसमें एंटर करने लगते हैं, यानी जो खाली जगह थी, रिक्त स्थान था, वो भरने लगता है। तो जो पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 4 का, अब क्योंकि और अणु उसमें एंटर हो रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 से बढ़ने लगता है। लेकिन साथ ही साथ अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ने लगती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ दो तरह के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी उप सह संयोजन संख्या बढ़ रही है, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ दूरी भी बढ़ रही है अणुओं के बीच की, और इसके कारण डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो कम होता है। तो दो अपोजिट फैक्टर्स जो हैं वो चल रहे हैं साथ साथ में, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शुरू में कोऑर्डिनेशन फैक्टर वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। और उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अंतराण्विक दूरी वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, तो डेंसिटी फिर से घटने लगती है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कोऑर्डिनेशन फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद जो अंतराण्विक दूरी वाला कारक जो है वो अधिक प्रभावी हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो वापस कम होने लगता है। और यही कारण है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। और अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो जो हाइड्रोजन बंध हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो टूटने लगते हैं, और हाई टेम्परेचर पर पानी भी एक नॉर्मल लिक्विड की तरह से बिहेव करने लगता है। पानी की संरचना को हम एक क्लस्टर मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लस्टर मॉडल जो है वो उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बंध द्वारा जो अणु हैं जल के, वो एक झुंड सा बना ले रहे हैं। आपस में वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन झुंडों के बीच बीच में जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ओवरऑल जो पानी का स्ट्रक्चर है वो झुंड, अणुओं का झुंड और एकल अणु, इनका मिश्रण होता है। बीच बीच में झुंडों के बीच में एकाकी अणु हैं, और झुंड लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो क्लस्टर बन गया, एक बार जो झुंड बन गया, वो
वैसा ही रहेगा, बल्कि ये झुंड जो है टूटते हैं, बाहर वाले जो एकाकी अणु हैं वो उसमें शामिल होते हैं और नए झुंड बनते हैं। झुंड से मॉलिक्यूल निकलकर एकाकी अणु में कन्वर्ट होते हैं और एकाकी अणु आकर झुंडों में मिलते रहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है द्रव जल का। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, मीसोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है। द्रव क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीसोमॉर्फिक स्टेट या मध्य आकृतिक अवस्था क्या है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया लेमैन ने 1889 में। तो उन्होंने ये देखा कि जब एक सॉलिड कंपाउंड कोलेस्ट्रेल बेंजोएट, ये एक एस्टर है, बेंजोइक एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं कोलेस्ट्रोल से तो कोलेस्ट्रेल बेंजोएट बनेगा। ये एक ठोस पदार्थ होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये एक ऐसे द्रव में बदल जाता है जो कि क्लियर नहीं है, जिसमें आविलता है, जो कि टर्बिड है। टर्बिड लिक्विड में ये बदल जाता है और इसको और गर्म करें तो क्लियर लिक्विड, जो नॉर्मल लिक्विड है, वो बनता है। इसी तरह से जब हम उस क्लियर लिक्विड को ठंडा करें तो भी पहले वो एक आविल द्रव में परिवर्तित होता है और फिर उसके बाद वो ठोस में बदल जाता है। अब ये जो आविल द्रव था, टर्बिड जो लिक्विड है, इसकी जब प्रॉपर्टीज़ स्टडी की गई तो ये देखा गया कि ये द्रव जो है ये कई जो इसके लक्षण हैं वो विषमदैशिक क्रिस्टल जैसे हैं। एनाइसोट्रोपिक जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उनकी तरह ये कुछ प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। जैसे ये डबल रिफ्रैक्टिंग होता है द्विअपवर्तक, और ये इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण देता है ध्रुवित प्रकाश में। पोलराइज्ड लाइट में ये इंटरफेरेंस शो कर रहा है, जो कि केवल क्रिस्टलों द्वारा ही शो किया जाता है। लेकिन ये द्रव जो टर्बिड लिक्विड है, जो आविल द्रव है, उसमें भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। तो इसलिए इस द्रव को नाम दिया गया द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल का, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्रिस्टल जैसी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी द्रव जैसी थी। द्रव शब्द इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी द्रव जैसी हैं। पात्र, जिस पात्र में रखें ये उसका शेप ले लेता है। तो क्रिस्टल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा है, डबल रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, लेयर्ड अरेंजमेंट। तो उस कारण तो यहाँ भी वो प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा है। इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी द्रव की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्रिस्टल्स की हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया द्रव क्रिस्टल का। लेकिन ये जो टर्म है ये उचित नहीं समझी गई इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए, तो इसको फिर कुछ दूसरे नाम दिए गए, जैसे इसको विषमदैशिक द्रव या क्रिस्टलीय द्रव। लेकिन जो फाइनल, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है उसका, वो है मध्य आकृतिक अवस्था, मीसोमॉर्फिक स्टेट, इस नाम से हम इसे जानते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ठोस जो है वो आविल द्रव में बदलता है वो कहलाता है संक्रमण बिंदु या ट्रांजिशन टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पर एक एक्चुअल लिक्विड हमको मिलता है, क्लियर लिक्विड, वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे कोलेस्ट्रेल बेंजोएट ने जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो की, इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ उसके बाद देखा गया कि बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस भी दिखाते हैं। और ये वे पदार्थ हैं जिनका, जो कि काफ़ी लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थ हैं और जिनके एंड में कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एल्कोक्सी ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है, इस तरह के। तो काफ़ी सारे दूसरे कंपाउंड जैसे पैराएजॉक्सीएनिसोल, पैराएजॉक्सीफेनिटोल, इथाइल पैराएजॉक्सीबेंजोएट, कई सारे कंपाउंड्स जो हैं बाद में इस तरह के
डिस्कवर किए गए जिनका जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़।